शब्द कैसे बना है, तो सम उपसर्ग पूर्वक, सम तो क्या है इसमें उपसर्ग, और दुधाएं, दुधाएं धातु है, दुधाएं में क्या होता है, दुकार इसका लोप होता है, धा से होता है, क्या बताता है, धा से, तो सम धा और ई प्रत्यय लगकर संधि शब्द बनता है। अब संधि शब्द की परिभाषा क्या है, संधि शब्द किसको कहते हैं, तो वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि इति कथ्यते, यानी दो वर्णों का परस्पर जब मिलना होता है, जब परस्पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह क्या कहलाती है, संधि। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाती है। पाणिनीय शिक्षा में क्या बताया गया है संधि के बारे में, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, संहिता इति कथ्यते, वर्णों की अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता संधि कहलाती है। जैसे जैसे ए प्लस ए, ये दो वर्ण आ गए, ठीक है, आगे दो वर्ण, अभी इनकी आपस में निकटता है और इनको मिलाएंगे आ, ए प्लस ए बराबर आ, ठीक है, तो ये वर्णों की क्या हो गई, अत्यंत निकटता। अब संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं, संस्कृत व्याकरणे संधेः त्रयोः भेदाः सन्ति, संस्कृत व्याकरण में संधि कितने भेद है, 3 भेद है, कितने भेद है, ते इत्थम संधि, वे इस प्रकार से हैं, वे किस प्रकार से हैं, अच संधि जिसको कहते हैं स्वर संधि, अच संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि। फिर सेकंड है हल संधि, हल संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि, तीसरा कौन सा है, विसर्ग संधि, ये क्या हो गया, विसर्ग, क्या हो गया, विसर्ग, और ये क्या हो गया, व्यंजन इत्यादि, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्वर, जैसे ए आ ई, ये क्या हो गए, स्वर। अब अपन पढ़ते हैं अच संधि के बारे में, कौन सी संधि के बारे में, अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर संधि। यत्र द्वयोः स्वरयोः संधानं मेलनं वा जायते तत् संधानं स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते, यानी जहां दो स्वरों में आपस में मिले, जहां दो स्वर आपस में मिले, तत्संधान, मतलब उनका जो मिलना होता है, उनका जो संधान होता है, वह स्वर संधि अच संधि कहलाता है। स्वर संधयोः अष्टविधाः भवन्ति, अब स्वर संधि, जिस स्वर संधि कहते हैं वो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, तथा ही कहा गया है, क्या कहा गया है, कौन कौन से 8 भेद है उसके, पहला है यह संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है भूल संधि, चौथा है ध्रुव संधि, पांचवा है सवर्ण दीर्घ संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पररूप संधि, और आठवां कौन सा है, प्रतिभाव संधि। तो संधि के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, संधि की व्युत्पत्ति के बारे में, वैसा उपसर्ग से धातु से संधि शब्द बनता है। परिभाषा वर्ण संधान संधि, यानी दो वर्णों को परस्पर, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वह संधि कहलाती है, उनमें विकार उत्पन्न होता है। फिर पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है कि परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है, संधि। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। फिर संधि के भेद, संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद बताए हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर के अंदर ए आ ई आगे, व्यंजन के अंदर के आगे, और विसर्ग के अंदर विसर्ग आ गया। अच संधि में हमने पढ़ा यत्र द्वयोः स्वरयोः संधानं मेलनं वा जायते
संधानम स्वर संधि भवति। जहाँ दो स्वरों में आपस में मेल होता है वह स्वर संधि कहलाती है। दो स्वर हो उनमें व्यंजन नहीं होना चाहिए, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में स्वर का वर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद 8 भेद हो गए। कौन कौन से 8 भेद है? यण संधि, अयाति संधि, भू संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये हो गया संधि। आज हम संधि टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि के अंदर भी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्ण से मेलनम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिलना स्वर संधि कहलाता है। कौन सी संधि? स्वर संधि। संस्कृत भाषायां स्वीकृता स्वर वर्णा इमे संधि। अब संस्कृत भाषा में जो स्वीकार किए गए स्वर वर्ण है वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधि में इन वर्णों का परस्पर मेल होता है, आपस में ये मिलते हैं। दीर्घ संधि। अब स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या परिभाषा है? ए, ई, उ, री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम ए, ई, उ, री वेति ह्रस्वः दीर्घः व वर्णा भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। यानी इस परिभाषा का अर्थ क्या है कि ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, इन वर्णों के बाद में यदि ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आते हैं तो इनके मिलने से जो रूप बनता है वह दीर्घ संधि का रूप बनता है। कि अब इसकी सामान्य प्रक्रिया समझेंगे। दीर्घ संधि के वजह कैसे वर्णों का आपस में स्वर वर्णों का कैसे आपस में मेल होता है। तो ए प्लस ए बराबर बनता है आ, दीर्घ रूप। ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। फिर री प्लस री बराबर बड़ा री प्लस री बराबर लरी। उसके बाद में अब हम सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है? अकः शवर्णे दीर्घ। अकः शवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण प्रत्याहार आए तो वहां पे दीर्घ संधि होती है। उदाहरण मूर प्लस अरि। मूर प्लस अरि बराबर मूरारी बनता है। कैसे बनता है? मूर शब्द ले लिया, मूर लेने के बाद में र को हलंत कर दिया, उसमें से रस्व निकल गया, फिर उसके बाद में अरि यहाँ नीचे शेष बच गया। फिर र ये ऐसे कैसे आ गया? मूर र आ गया, ए प्लस ए बराबर आ गया प्लस री आ गया। फिर मूल लिख दिए, र ऐसे कैसे आ गया? यहाँ पे आ गया ए प्लस आ और री मिलाएंगे तीन सबको तो मुंह र में आ मिलेगा तो बन जाएगा रा बन जाएगा। री ऐसे कैसे लिख देंगे तो मुरारी रूप बन जाएगा। फिर उसके बाद में है पाठ प्लस आरंभ है। पाठ प्लस आरंभ में है के अंदर से स्वर निकाल लेंगे प्लस आ जाएगा। अब ए प्लस आ बराबर भी आ होता है तो है के अंदर आ मिलेगा तो बन जाएगा ठे प्लस आ बराबर ठा तो पा, फिर उसके बाद में ठा पाठा और रंबा ऐसे कैसे आ जाएगा तो ये बन जाएगा पाठा रंबा। वैसे ही है दक्षिण प्लस ऐनम। दक्षिण प्लस ऐनम में जो न है न को अपन जब हलंत करेंगे स्वर निकल जाएगा, स्वर निकल जाएगा न में से तो ए प्लस ए ये ए बराबर बन जाएगा आ और ये न में बन जाएगा, न में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा णा। और
दक्षिणा और फिर उसके बाद में यनम आ जाएगा, तो दक्षिणा यनम ऐसे कैसे रूप बन जाएगा। उसके बाद में स्वराज्य प्लस आंदोलनम, इसका भी रूप बन जाएगा स्वराज्यांदोलनम, क्योंकि यम से आई निकलेगा, फिर एम प्लस ए बराबर आ बनेगा, फिर इसका रूप स्वराज्यांदोलन बन जाएगा। कवि प्लस इंद्र है बराबर कविंद्र है, तो कवि प्लस ये जो ई है छोटी ई है, तो वी में से ई निकलेगा तो वह तो अलंत रह जाएगा और ई छोटा ई निकल जाएगा। तो अब ई प्लस ई बराबर बनता है बड़ा ई, तो वह के अंदर बड़े ई की मात्रा लिखेंगे तो ये बन जाएगा वी, क्या बन जाएगा वी। फिर इसमें क्या मिलाएंगे तो कै वी और ये कैसे मिला देंगे, कविंद्र रूप बन जाएगा। और ऐसा ही मुनि प्लस ईश्वर है, मुनीश्वर है, मुनीश्वर के अंदर न है, न के अंदर से ये छोटी ई की मात्रा निकाल ली, और ईश्वर के अंदर कौन सी बड़ी मात्रा है ई की, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब न के अंदर बड़ी ई मिलाएंगे तो बन जाएगा नी, यहाँ हो जाएगा मुनीश्वर, क्या हो जाएगा मुनीश्वर है। तो ये रूप किसके हैं, दीर्घ संधि के रूप है। किस संधि के रूप है, दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि क्या होती है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिलना। यदि स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण आ जाते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि नहीं होती है। उस स्वर संधि के बारे में चर्चा कर ली कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जहां मेल होता है वह स्वर संधि कहलाती है। संस्कृत भाषा में जो स्वीकार किए गए स्वर वर्ण है वह ए आ ई उ ऊ री त्री ए आई ओ औ। स्वर संधि में इन वर्णों का परस्पर मेल होता है। दीर्घ संधि ए ई उ री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम ए ई उ री वेति ह्रस्वा दीर्घा वर्णः भवन्ति चेत् तयोः मेलने दीर्घ भवति। सूत्र है सामान्य दीर्घ है। उदाहरण है मूर प्लस अगी बराबर मुरारी। देखो संधि के अंदर अब यण संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या है कि ई उ री दृ वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्णः भवति चेत् ई उ री दृ इतेषां स्थाने क्रमशः य व ल आदेशः भवति। यानी ई उ री और दृ, ई उ री और दृ, उसके पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर वर्ण होता है, कौन सा स्वर वर्ण होता है, भिन्न, तो उसके स्थान पर ई उ री दृ के स्थान पर क्रमशः य व ल आदेश हो जाता है। कैसे होता है, जैसे मान लो कि यदि प्लस अभी है, इसमें यदि ये ई आ गया तो ई के बाद में कोई भिन्न स्वर है, तो ए कौन सा स्वर है, भिन्न स्वर है, तो इन दोनों के स्थान पर ये जो ई है इसके स्थान पर कौन सा होता है, ये। इसका सूत्र है यहाँ पे इकोयंची, सूत्र है इसका इकोयंची। इकोयंची सूत्र क्या कहता है कि इक स्थाने यण आदेश भवति। इक स्थाने यानी जो इक का स्थान है, इक स्थाने यण आदेश भवति। एक स्थाने यण आदेश भवति यानी जो इक है, इक प्रत्याहार है, उसके स्थान पर यण आदेश होता है। यण मतलब यह होता है। जैसे डायग्राम में दे रखा है, ई है, यदि ई दिखता है तो इसके स्थान पर ये करना है, उ के स्थान पर व करना है, री के स्थान पर र करना है और दृ के स्थान पर ल करना है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है यदि प्लस अभी। देखो दो वर्ण, दो पद होते हैं, तो पूर्व पद एक होता है, उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण है दी, दी में है ईश्वर, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण है। तो अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ गया, द आ गया, द में से स्वर की अलग हो गया, उसके बाद में ए आ गया प्लस पी। अब ये द, अब ई के स्थान पे कौन सा करना है, ये, तो ई के स्थान पर आ गया ये, और ये पी ऐसे कैसे आ गया, ये आ गया द, और ये मिलकर के बनता है ध जो हलंत है, प्लस अब पी ये आ गया ध प्लस ए, ध प्लस ए, यानी व्यंजन में स्वर मिलेगा
तो ये पूर्ण हो जाएगा, ध्य बन जाएगा। उसके बाद पी सबको मिलाएंगे तो यद्यपि रूप बन जाएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है मधु प्लस अरिणी। मधु प्लस अरि के अंदर मैं, उसके बाद में ध में से ऊ स्वर निकाल लिया प्लस ए प्लस री। फिर मैं ध के अंदर अब ऊ के स्थान पर कौन सा करना है, व करना है, तो ऊ के नीचे अपन ने लिख दिया व, फिर ए और फिर री के बाद में विसर्ग। मैं ध हलंत इसलिए आधा आ गया, व आ गया प्लस ए प्लस री आ गया। अब इनको मिलाना है, मिलाएंगे तो मां आ गया, द्वय है इसके अंदर स्वर मिलेगा तो द्वय पूरा हो जाएगा, ये वह पूरा हो गया और फिर ये ऐसे कैसे लिख दिया तो ये बन गया मधुवरी। कौन सा रूप बन गया, मधुवरी। उसके बाद में तीसरा है वधु प्लस आगमनम। वधु प्लस आगमनम तो वह द हलंत है, उ की मात्रा उ स्वर है, ये अलग कर लिया, प्लस आ प्लस गमनम। वह ध जो है हलंत, इसके ये जो उ है इसके स्थान पे कर लिया वह प्लस आ प्लस गमनम। अब ध है ये हलंत है इसलिए इसको आधा लिख लिया, फिर वह है इसको लिख लिया प्लस आगमनम। वह आ गया, द्वय के साथ आ मिलेगा तो बन जाएगा ध्वा प्लस गमनम। इनको सबको मिलाएंगे तो वध्वा गमनम रूप बन जाएगा। फिर उसके बाद में है लृ प्लस आकृति। लृ प्लस आकृति, लृ के स्थान पे करते हैं ल, लृ के स्थान पे क्या करेंगे ल, और ल प्लस आकृति। अब देखो ल में री है लेकिन लृ के स्थान पे क्या करना है ल, ल प्लस आकृति। अब ल में आ मिलेगा तो ला बनेगा, लाकृति रूप बन जाएगा। उसके बाद में पितृ प्लस आदेश है, पी लिख लिया, तय व्यंजन है, उसके बाद में तय में से री स्वर निकाल लिया प्लस आदेश है, तय पी तय। अब री के स्थान पर र करते हैं, री के स्थान पे र करते हैं, प्लस आदेश आ गया। अब तय और र मिलकर के बनता है त्रय, तय और र मिलकर क्या बनता है त्रय, प्लस आदेश है, ठीक है। अब पी लिख लिया, तय और र मिलकर त्र बनता है, और त्र के अंदर आ मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रा पित्रा, और देश है ऐसे कैसे लिख लेंगे तो ये पित्रादेश रूप बन जाएगा। तो हमने संधि के अंदर जो यण संधि है उसके बारे में पढ़ा है कि ई को ई उ ऋ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पे वह, री के स्थान पर र और त्री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से, ई को यण के सूत्र के माध्यम से। दबा दिए क्या बीच में? गुण संधि पढ़ रहे हैं आज। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या है? ए और आ के बाद में ए आ इत्यनयोः पश्चादेनि ए और आ के बाद में ई उ ऋ त्री वेति वर्ण है। यदि ई उ ऋ त्री वर्ण आ जाए ए और आ के बाद में, यदि ई उ ऋ त्री वर्ण आ जाए तो आगच्छति चेत क्रमशः ए ओ अर अल वा भवति। तो क्रमशः क्या होता है, ए ओ और अर और अल आदेश हो जाता है। किस से होता है? ई की जगह पर तो ई के स्थान पर तो होता है ए, उ के स्थान पर होता है ओ, ऋ के स्थान पर होता है अर और ऋ के स्थान पर अल। तो सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ए और आ के बाद में ई उ ऋ त्री वर्ण आ जाते हैं तो ई के स्थान पर क्या होता है ए, उ के स्थान पर ओ, ऋ के स्थान पर अल और ऋ के स्थान पर अल आदेश होता है। मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, इन दोनों वर्णों में आपस में संधि होती है। उदाहरण देखेंगे, देव प्लस इंद्र है। देव प्लस इंद्र में देव में वह को हलंत कर दिया, ऐसा निकल गया, इंद्र ऐसे कैसे आ गया, फिर देव आ गया, आ गया प्लस अब ई के स्थान पर क्या करना है ए, ई के स्थान पर ए होने से यहाँ इंद्र की जगह क्या हो गया इंद्र है।
केंद्र हो गया। अब इनको मिलाएंगे तो वह तो n में मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये a है, a की मात्रा वह में मिलेगी तो क्या बनेगा वे, और ये बाकी का केंद्र ये आधा है वो द्रव बन जाएगा तो पूरा मिलकर क्या बनेगा देवेंद्र है। क्या बनेगा देवेंद्र है। उसी प्रकार तव प्लस निर्विकार है, क्या है तव प्लस निर्विकार है। तो तव का वह हलंत है, हलंत कर दिया, इसमें से तव में से वह निकाला तो यहाँ क्या बचेगा ए, क्या आएगा ए, ये प्लस लगा दिया। अब वह ए वह गया, अब लिर के स्थान पर क्या करते हैं अल, लिर के स्थान पर अल, बाकी का अपने यहाँ कार्य ऐसे कैसे लिख दिया। मिलाएंगे तो आ जाएगा वह में ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, ल आधा है इसलिए आधा आ जाएगा, और कार है तो तवल कार है के रूप में बन जाएगा। उसके बाद में देव प्लस ऋषि, तो देव के अंदर जो वह है वह, इसको पहले हलंत करेंगे, हलंत करके इसमें से ऐसो आएगा, फिर ऋषि ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देव वह में ए मिला है तो वह पूरा हो गया। उसके बाद ये री दिख रहा है आपको, री के स्थान पर कौन सा होता है अर, री के स्थान पर अर, तो यहाँ लिख दिया अर, और ये सी वाक्य ऐसे कैसे आ गया। जब इनको मिलाएंगे तो देव प्लस अर प्लस सी बराबर देवर्षि ये रूप बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं देव प्लस ईश है, तो देव के अंदर वह को हलंत कर दिया, ऐसो आ गया, ईश आ गया। देव में वह है प्लस ईश लिख लिया अपने। अब ई के स्थान पर क्या कर दिया ए, ई के स्थान पर ए, तो वह में ए मिलेगा तो ये वह पूरा हो जाएगा देव वह, ई के स्थान पर ए और शय से कैसे आ जाएगा। मिलाएंगे तो वह में ए मिलेगा तो क्या बनेगा वे, वह में ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा वे, तो दे वे और शय से कैसे आ जाएगा देवेश रूप बन जाएगा। उसके बाद में आता है एक प्लस पूर्ण है, एक प्लस पूर्ण है, कहने हलन कहलन हो गया, ऐसो आ गया, तो ऐसे कैसे आ गया न है, ऐसे कैसे आ गया, ये कहने है मिल गया तो क्या पूरा हो गया, उनके स्थान पर ओ कर दिया, उनके स्थान पर ओ, ए और आ के बाद भी छोटा हो या बड़ा हो तो क्या होता है ओ, तो यहाँ कर दिया ओ, न है ऐसे कैसे आ गया। मिलाएंगे तो कहने ओ बनेगा, कैसे ओ मिलेगा तो क्या बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ, तो यहाँ लिख दिया एक को न ऐसे कैसे आ जाएगा एक को नहर को बन जाएगा। फिर है महाप्लस उर्मी, महा के अंदर है हलंत हो गया तो आ गया, उर्मी आ गया ऐसे कैसे। अब है में आ मिलेगा तो हा बनेगा, और उनके स्थान पर क्या बनेगा ओ, उनके स्थान पर ओ, यदि और आगे बाद में यदि ओ आएगा। फिर महा में हा में ओ मिलाएंगे तो वो बनेगा, और निहि ऐसे कैसे आ जाएगा तो वो बनेगा महोर्मी, क्या बनेगा महोर्मी। तो गुण संधि का सामान्य सा नियम क्या है कि यदि ए और आ स्वर के बाद में, यदि ए और आ स्वर के बाद में ई उ री और द्री वर्ण यदि आते हैं तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अरे और द्री के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। तो ये गुण संधि के हमने इसमें 5 उदाहरण कवर करे हैं, समझ में आ गया सबको? ठीक है, देखो आज वृद्धि संधि पढ़ेंगे, संस्कृत में क्या पढ़ेंगे व्याकरण में वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है? वृद्धि संधि की परिभाषा है कि ए आ इत्यनयोः पश्चात्, यानी ए और आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ वर्णौ आगच्छति, यदि ए ऐ ओ औ वर्ण है आगच्छन्ति, यदि ए और आ के बाद ए ऐ ओ औ वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाता है। कैसे? ए और आ को बताया था पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ हो और उत्तर पद का पूर्व वर्ण यदि क्या हो ए ऐ ओ औ हो, तो उनके ये ए ऐ
और ओ औ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए आई के स्थान पे होता है आई, और ओ औ के स्थान पर होता है ओ औ, ये औ हो जाता है। सूत्र किस सूत्र से होता है, वृद्धि रेखी, वृद्धि रेखी सूत्र से होता है। वृद्धि आत धन एची, यानी आत का मतलब ए या आ, और ऐच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार के अंदर तो कौन से आते हैं, ए आई और ओ औ, ए आई और ओ औ। अब देखो ये सामान्य प्रक्रिया है इसको करने की। कौन सी सामान्य प्रक्रिया, यदि ए और आ के बाद ए और आई आता है तो उनके स्थान पर क्या होता है, आई। यदि ए और आ के बाद में ओ या औ आता है तो उनके स्थान पर क्या होता है, औ। एक ये सरल विधि है कि यदि ए और आई दोनों आते हैं तो उनके स्थान पर भी आई होगा, ओ और औ आता है तो उनके स्थान पर भी औ होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है 1 प्लस एकम, 1 प्लस एकम। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, और वो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे जो ये पूर्व पद है, कौन सा पद है, पूर्व पद, और यहाँ पे कौन सा पद है, उत्तर पद। कौन सा है, उत्तर पद, यानी ये फर्स्ट आ गया और ये हो गया सेकंड। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, क, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, उत्तर पद का पूर्व वर्ण, और यहाँ लिख देंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण। तो ये अंतिम वर्ण कौन सा हो गया, ये, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण कौन सा हो गया, ए। अब देखो क में क्या है, ए, तो क में से ए निकाल लिया तो ए स्वर निकल गया, तो क हलंत हो गया। यहाँ पे ए से कैसे है, तो एकम ए से कैसे लिख लिया। नीचे आ जाओ, ए क ए प्लस, अब ए के स्थान पर क्या करना है, आई, तो अपन ने क्या लिखा, ए के स्थान पर आई, और ये कम ऐसे कैसे लिख लिया। नीचे आओ, क और ए मिलकर के क्या बन गया, क, और आई, क में आई मिलेगा तो क्या बनेगा, कई, क में आई मिलेगा तो क्या बनेगा, कई, और ये एक ऐसे कैसे नीचे आ गया तो एक कई, और फिर ये कम जो है ऐसे कैसे इसको नीचे लिख लिया तो ये रूप बनेगा एक कई कम, एक कई कम इसका रूप बढ़ गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। पहचान कैसे करोगे कि ये प्रतिसंधि है, पहचान कैसे करोगे कि यहाँ पे क्या है, व में ए है, यहाँ पे क्या है, व में है, तो ये ए यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख गया। फिर उसके प्लस के बाद में क्या है, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे क्या है, ये आई, ए के बाद में क्या है, आई। इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। करना क्या है, आई करना है, तो देव प्लस आई की जगह आई कर दिया अपन ने, क्यों, यदि ए हो या आई हो दोनों की जगह ही आई करना है तो आई की मात्रा लिख दी। तो देव, अब व में मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, प्लस ए आई, व प्लस आई वही, व प्लस आई वही, तो देव वही स्वरियम, ये ऐसे कैसे स्वरियम आ गया, तो इसका क्या रूप बनेगा, देवई स्वरियम। तीसरा उदाहरण है गंगा प्लस हो गए, गंगा प्लस हो गए, तो गंगा में आ है तो ये यहाँ पे क्या है, आ। उसके बाद दूसरी पहचान क्या है कि यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओ, तो आ और ओ दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि है तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ओ के स्थान पे करेंगे औ, ओ के स्थान पे क्या करेंगे, औ, ये ओ के स्थान पे औ कर दिया, ये गह ऐसे कैसे लिख दिया। फिर गंगा प्लस औ है, अब गंगा ये और औ इसमें मिलेगा तो फिर ये गंगा गह इसका रूप बन जाएगा। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। यहाँ में आ है प्लस यहाँ पे ओ है, तो आ प्लस ओ के स्थान पर औ, तो आ प्लस औ ये है इसमें मिल गया, तो महा, अब हा प्लस औ बनेगा तो बनेगा हौ, महौ, मह से कैसे आ जाएगा तो महौषधि, ये महौषधि इसका रूप बन जाएगा।
तो वृद्धि संधि को समझने की सामान्य परिभाषा क्या है? यदि ए और आ के बाद ए आई ओ औ यदि आते हैं तो ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। और इसका सूत्र है वृद्धिरेचि सूत्र के माध्यम से इसमें ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। देखो संधि के अंदर अयादी संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? अयादी संधि। अयादी संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ए आई ओ औ वर्णों के बाद, यदि ए आई ओ औ वर्णों के बाद कोई भी स्वर वर्ण यदि आता है, यदि कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, किनके बाद? ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ये आय अव आव आदेश हो जाता है। एक बार दोबारा से देखेंगे कि अयादी संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ए आई ओ औ वर्णों के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उन वर्णों के स्थान पर क्रमशः आय आय अव आव आदेश हो जाता है। किस सूत्र से होता है? सूत्र है एचोय वायावह। एचोय वायावह। ये सूत्र ये कहता है कि ए के स्थान पर आय आदेश होता है, आई के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पर औ होता है और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है समझने की कि किस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे? तो ए के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो ए के स्थान पर क्या होता है? आय। यदि आई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो आई के स्थान पर क्या होता है? आय। यदि ओ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो ओ के स्थान पर क्या होता है? अव। और यदि औ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो औ के स्थान पर क्या होता है? आव। ये आदेश होते हैं। अब इन आदेशों को ये किस प्रकार होते हैं तो इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण एक है ने प्लस अनम। ने प्लस अनम। न में ए स्वर है, न में ए स्वर है तो न ए प्लस अनम। अब ए के स्थान पर क्या करना है? आय करना है। क्या करना है? आय। पर हम पहले हम ये समझेंगे कि इन दोनों में आयादी संधि ही क्यों होगी। इसमें दीर्घ भी हो सकती है, गुण भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, यण भी हो सकती है, लेकिन इसमें आयादी संधि क्यों हो रही है? तो इसका नियम है कि यहाँ क्या है? न में एक कौन सा स्वर है? ए। और प्लस के बाद यहाँ पे कौन सा है? ए। क्या है? ए। तो परिभाषा क्या है कि यदि ए आई ओ औ के बाद, तो यहाँ पे ए है, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ये स्वर वर्ण आ गया ए। तो इसका मतलब भाई अब इसमें कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। तो न ए प्लस अनम, ए के स्थान पर किया आय, फिर अनम हमने लिख दिया। न में ए मिलेगा तो न बन जाएगा, यह में ए मिलेगा तो यह बन जाएगा, और बाकी का नम यहाँ ऐसे कैसे लिख लिया। सभी को मिलाएंगे तो न यह नम बराबर नए नम रूप बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है गई प्लस अकह। ग में आई की मात्रा है, अकह लिख लिया, आई के स्थान पर होता है आय, तो ग प्लस आय प्लस अकह। अब ग में आ मिलेगा तो बनेगा गा, यह में ए मिलेगा तो बनेगा यह, और ये फिर कह है, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इन सबको मिलाएंगे तो गा यह कह बराबर गा ये कह रूप बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा उदाहरण समझते हैं पो प्लस अनम।
तो पो प्लस अनम में पै में ओ स्वर निकाला हमने, अनम लिखा, पै अब ओ के स्थान पर हमने किया अव, तो पै प्लस अव प्लस अनम, पै में ए मिलेगा तो बनेगा पै, व में ए मिलेगा तो बनेगा व, न ऐसे कैसे आएगा और यहाँ मैं भी ऐसे कैसे आएगा, तो इसका रूप बनेगा पवनम। फिर उसके बाद है चौथा है पावकह, तो पौ धन अकह, पै में औ की मात्रा है, औ स्वर है, उसके बाद ए है, तो पै औ के स्थान पर होता है आव, औ के स्थान पर होता है आव, तो पै प्लस आव, फिर ऐसे कैसे आ गया अकह। अब पै में आ मिलेगा तो बनेगा पा, व में ए मिलेगा तो बनेगा व, और कह ऐसे कैसे और विसर्ग ऐसे कैसे, तो पाव का इसका रूप बन जाएगा। तो ये जो अयादी संधि है बिल्कुल सरल संधि है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए आई ओ औ हो और उत्तर पद का पूर्व वर्ण यदि कोई स्वर वर्ण हो, तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है।